घेरती है, वहां तीन टिकटें परिवार से बिलोंग करने वाले लोगों को भी दी गई हैं, पार्टी तुरंत ज्वाइन करने वाले लोगों को भी दी गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से एक संयमित और संतुलित लिस्ट है। ऐसी बिल्कुल आशुतोष जी, और सभी को इंतजार था इस लिस्ट को लेकर के, वो लिस्ट सामने आ गई है। आशुतोष जी देखिए, इस लिस्ट से अभी तक जो एनालिसिस हुआ उसमें ये निकल करके सामने आया है कि जो ये 58 नाम यहाँ पर घोषित किए गए हैं, इनमें से अगर बीजेपी की बात करें तो 50 सीटों पर हार मिली थी, 8 सीटों पर ही जीत मिली थी। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या इस बार रणनीति के साथ बीजेपी उतरी है कि कुछ नया किया जाएगा और जो हारी हुई सीटें थे उस पर जीत हासिल हो सके? देखिए ऐसी जो आप जैसा आपने बताया कि 50 हारी हुई सीटें हैं, और हारी हुई सीटों के साथ में 8 जो सिटिंग एमएलए थे उनको तो बहाल किया गया है। हालांकि 25 सीटों पर कैंडिडेट बदले गए हैं। अब ये देखना यह होगा कि यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि जो पार्टी ने कैंडिडेट बदलने का निर्णय लिया है वो कितना सही साबित हुआ या कितना गलत साबित हुआ। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ कास्ट इक्वेशंस पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। कहां किस कास्ट का बाहुल है, किस कास्ट के, और साथ में कांग्रेस की लिस्ट को भी देखा गया है कि कांग्रेस ने वहां क्या कास्ट इक्वेशंस को साधने की कोशिश की गई है, उसका क्या तोड़ हो सकता है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह लिस्ट जारी की है। तो अगर हारे हुई सीटों में से, जैसा कि हम पिछले दिनों भी चर्चा करके कह रहे थे कि अगर हारी हुई सीटों में से भी कुछ सीटों पर अगर जीत में कन्वर्ट किया जाता है तो पिछले बार के जो परिणाम थे वो चाहे कांग्रेस के लिए 99 हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए 76 हो, 100 के जादुई आंकड़े से दोनों राजनीतिक दल बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए शायद दोनों पार्टियों को जरूरत नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ एक बड़ा उलटफेर करना है, एक सीट के उलटफेर के साथ में वो सरकार बना सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जादुई आंकड़ा मात्र 27। बिल्कुल आशुतोष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी भी पीसीसी महासचिव जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम जी देखिए, सभी को इंतजार था कि बीजेपी अपनी तीसरी लिस्ट कब जारी करेगी, और देखिए यहाँ पर तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 58 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। बहुत ही ज्यादा चिंतन और मंथन भी यहाँ पर करना पड़ा है। देखिए यहाँ पर अशोक गहलोत के सामने यहाँ पर महेंद्र सिंह राठौड़ को उतार दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस सीट को लेकर के? मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो सरदारपुरा सीट है वो तो परंपरागत सीट है, वो तो हम आराम से जीत ही रहे हैं। बाकी जो 58 सीटों पे भी मैंने कैंडिडेट्स देखे जिनको मैं बार बार देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कईयों के क्षेत्र बदल दिए, कोई पहले इनके पिछले से पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहा है, नए नहीं है बिल्कुल भी, पिछले से पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहा, उससे पहले प्रत्याशी उस सीट से रहा, आपने बदल दिया, आपने भतीजे को टिकट दे दिया, कांग्रेस से गए हुए आपने कहा चिंतन मनन, तो मुझे नहीं लगता कि 2 दिन में कोई ऐसा चिंतन मनन कर पाए होंगे कि उन प्रत्याशियों को लेकर के जो हमारे यहाँ पे थे और ये लगातार 5 साल से उनका विरोध कर रहे थे, विरोध करके उनको जो है आज अपनी शामिल कर लिया। अब कैसे अपने कार्यकर्ताओं को उनके साथ उनका झंडा उठाने के लिए लगाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना हमारा विषय नहीं है। लेकिन एक बात क्या है कि इस लिस्ट को देख करके ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं की भी कमी हो गई है। उनको अलग अलग क्षेत्रों से बुलाने पड़े हैं, जो उनके कार्यकर्ता नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, ना बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को भी आपने टिकट दिया। तो इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि आपके कार्यकर्ताओं में से तो आपको प्रत्याशी मिले नहीं। अब जब कार्यकर्ताओं में से नहीं मिले तो न कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलेगा, न जनता का समर्थन मिलेगा। और कांग्रेस जो हम दावा कर रहे हैं बार बार कि हम 156 प्लस के आंकड़े को छुएंगे, और वो छूने के लिए और अग्रसर हुए हैं। इस लिस्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पहले ही हथियार डाल चुकी है, हमारे कामों को देख करके, हमारी गारंटियों को देख करके, और जो हमने भविष्य के लिए जो योजनाएं राजस्थान के लिए बनाई हैं उसको देखकर राजस्थान की जनता जो हमें समर्थन दे रही है, तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने हथियार डाल चुकी है। और एक कहते हैं ना कि भागते भूत की लंगोटी पकड़ना, उस तरह का ये कार्य ये कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको दिखेगा कितनी बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे निश्चित रूप से, और राजस्थान की खुशहाली के लिए जो हमने कार्य किए उनको और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल स्वर्णिम जी, ये देखिए जो लिस्ट जारी की गई है इसमें ये देखने को मिला है कि बीजेपी ने यहाँ पर नए चेहरों पर भी दाव खेला है, महिलाओं को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, युवाओं को भी इसमें मौका दिया गया है। लेकिन स्वर्णिम जी, जब आपके तरफ से लिस्ट जारी की गई तो उसमें वही जो सिटिंग एमएलए है उन्हीं पर आप लोगों ने दाव खेला है। कहीं ना कहीं बीजेपी अब नए चेहरों को मौका दे रही है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि आपके तरफ से भी ये कहा गया था जब आपके तमाम बड़े कद्दावर नेता दौरा कर रहे थे कि हम नए और जो युवा है उनको मौका देंगे, लेकिन आपके वो लिस्ट में नहीं देखने को मिला। बीजेपी
की ये लिस्ट में देखने को मिल रहा है? हमारे बहुत सारे युवा साथियों को, मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्य कर रहे थे, 40 साल के भी नहीं हुए, कोई 40-42 साल के हैं, उनको मौका मिला है, टिकट दिए हैं, टिकट देकर के चुनाव लड़ा है, स्थापित नेताओं की जगह टिकट देकर के चुनाव लड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी एक स्थापित नेता जो इनका रहा हो, जिसके पिछली बार बुरी तरह हारा हो, ऐसा तो नहीं है कि उसको उसकी जगह किसी और को टिकट दिया हो परिवार से इतर हटके, या कुछ नेताओं की सीटें बदल दी हैं, कुछ कांग्रेस से आए हुए लोगों को ले लिया है, कुछ निर्दलीय लड़े थे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनको टिकट दिया है, जयपुर जिले का ही मामला है। तो ये सब चीजें बताती हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में वोट लेना चाहती है, लेकिन उनको ये मतलब नहीं है कि उनकी संगठन का है या उनकी विचारधारा का है, उनका खिलाफत तो नहीं कर चुका। तो इस तरह के बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे, और आप देखेंगे कि आप नए भी अगर कोई बहुत कम ऐसे नाम हैं जो कभी भी चुनाव ना लड़े हों। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए नए हों, लेकिन एकदम से कोई नया चेहरा हो ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर वो स्थापित ही चेहरे हैं, या फिर वो हैं जिन्होंने भाजपा से बगावत करके या अन्य पार्टी से पहले चुनाव लड़ा है। मतलब एक तरह से आप देखेंगे तो लगभग इसमें कुछ लोगों को छोड़ करके स्थापित वो ही चेहरे हैं जो चुनावी राजनीति कर चुके हैं अथवा अपने परिवार की चुनावी राजनीति में शामिल रहे हैं। बिल्कुल स्वर्णिम जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आशुतोष रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशुतोष जी, आपने भी लिस्ट को देखा, एनालिसिस आपने भी किया है, जिस हिसाब से देखिए लगातार अब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है नए चेहरों पर दांव खेलेगी, वो तो यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही है, युवाओं को मौका दिया गया है। लेकिन आशुतोष जी देखिए, अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो अगर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, देखिए अगर हम बात RLP की कर ले और यहाँ पर अगर हम बात आम आदमी पार्टी की कर ले, ये भी अब राजस्थान में सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला अब देखने को मिल सकता है। क्या इसी वजह से यहां पर अब सोच समझ करके हर एक सीट पर प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है? बिल्कुल आशीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि ऐसी बहुत ज्यादा विधानसभा सीटें नहीं है राजस्थान में जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। उनकी संख्या अभी भी एक सीमित संख्या है। मुझे लगता है कि अभी भी मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होने जा रहा है, लेकिन लगभग 10 से 20 या 30 सीटें आप ऐसा कह सकते हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबले में RLP और आप आपको देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि वो सीट में कितना अपने आप को कन्वर्ट कर पाते हैं यह एक अलग चीज है, लेकिन निश्चित तौर पर वो अपना एक वोट परसेंटेज, वोट बैंक जरूर बढ़ाएंगे। इस बार RLP का वोट बैंक भी बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी तो खैर पहला चुनाव लड़ेगी, तो निश्चित तौर पर उनके लिए तो ये गेन ही होगा। तो वो वोट परसेंटेज तो दोनों बड़े राजनीतिक दलों को डैमेज करेंगे, लेकिन सीट में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं ये अभी देखने वाली बात होगी। खीवसर से भी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, अब हनुमान बेनीवाल जी के लिए उतना एक तरफा मुकाबला नहीं होने जा रहा है। जैसा कि स्वर्णिम जी कह रहे थे कि सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत साहब के लिए वो उनकी एक परंपरागत सीट रही है, और निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री जब किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ता है तो एक जनता का एक स्वाभाविक समर्थन भी उस व्यक्ति को मिलता है। लेकिन राजपूत को टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बड़ा दांव खेला है। राजपूत वोट भी उस क्षेत्र में काफी है। हालांकि मुख्यमंत्री की छवि को एक जाति की छवि से तोड़ करके कोई दूसरी पार्टी अगर वोट गेन कर पाती है तो ये थोड़ा मुश्किल देखने के लिए मिलता है भारतीय राजनीति में। लेकिन फिर भी एक भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्मीद दी है कि सरदारपुरा सीट पर भी इस बार एक रोचक मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। कास्ट इक्वेशंस को जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संभालने की कोशिश की है। जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस कास्ट का बाहुल्य है या कांग्रेस के उम्मीदवार को देखते हुए भी इस सूची में से बहुत सारे नाम फाइनल किए गए हैं, और कुछ जगह जो नाम होल्ड किए गए हैं उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार का तोड़ क्या हो सकता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नाम के साथ चुनाव में नहीं जा रही है। ये बात भी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। यह पहला चुनाव होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य का कोई बड़ा नाम नहीं है चुनाव में उनकी बैतरणी को पार लगाने के लिए। इस बार यही ये छोटे चेहरे कह सकते हैं या अपने क्षेत्र के बड़े चेहरे और विधानसभा के चेहरे, इन्हीं चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव की बैतरणी पार करनी है। तो इन उम्मीदवारों को निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास जो बेस्ट सिलेक्शन हो सकता था, और इसीलिए शायद तुरंत आने वालों को टिकट दिया गया है, उसके पीछे भी मुझे लगता है कि यही सोच काम करी है कि पार्टी लाइन और पार्टी की आइडियोलॉजी से इतर जाकर के हमको चुनाव जीतना है, वो हमारी पहली प्राथमिकता हो। शायद इसीलिए
जो तुरंत पार्टी ज्वाइन की है, जो तुरंत भाजपा में आए हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि माइक्रो मैनेजमेंट करना चाहती है, एक एक विधानसभा सीट का कैलकुलेशन करना चाहती है, एक एक विधानसभा सीट पर लड़ना चाहती है, क्योंकि उनके पास कोई एक बड़ा ऐसा नाम नहीं है जिसके सहारे वो पूरे प्रदेश में वोट प्राप्त कर सके, जिसके नाम पर जिस चेहरे को देख करके जनता उनको वोट दे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलने वाला है वो उसके जो विधायक के उम्मीदवार हैं उन्हीं के चेहरों को देख करके, या फिर आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से वोट मिलने वाला है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का चुनाव थोड़ा सा परंपरागत, राजस्थान में जिस तरह वो चुनाव लड़ती आई है उस परंपरागत तरीके से अलग हट करके चुनाव है। इसलिए शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत कैलकुलेटेड वे में काम कर रही है और यह सूची उसी का परिणाम है। आयुषी, बिल्कुल आशुतोष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीसीसी महासचिव। स्वर्णिम जी, देखिए जिस हिसाब से अभी लिस्ट जारी कर दी गई है, कई ऐसी सीट है, देखिए ये देखने को मिला है बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी कि बगावती सुर देखने को मिले हैं। आपके भी पार्टी में देखा गया कि जैसे ही नाम प्रत्याशियों का भी ऐलान भी नहीं हो, उससे पहले ही बगावती सुर देखने को मिले। क्या ऑल इज वेल आपके भी पार्टी में ठीक ठाक सब कुछ नहीं चल रहा है क्या, कि पहले से ही मतलब अभी प्रत्याशियों की यहाँ पर नाम के भी ऐलान नहीं हो, उससे पहले ही बगावती सुर? देखिए, हमारे आश्चर्य की बात है कि जिन सीटों पर हमारे टिकट डिक्लेयर हो गए, प्रत्याशियों को हमने डिक्लेयर कर दिया, वहां तो बगावत के कोई वो आए नहीं। हाँ, 2-1 सीटें हैं आज और कल में, जो 2-1 सीटें हैं वहां पे प्रत्याशियों ने जमकर अपनी दावेदारी जताई है। तो दावेदारी जताना ये बगावत नहीं होता, क्योंकि दावेदारी की है उन्होंने कहा है कि हमें टिकट दिया जाए। बगावत होती है जब टिकट मिलने के बाद, जैसे भारतीय जनता पार्टी के 48 से 52 सीटों पर आपको देखने को मिला काले झंडे दिखाना, कार्यालय तोड़ देना, प्रदेश अध्यक्ष की शव यात्रा का पुतला निकालना, और इस तरह की जो ये काम होते हैं, ये काम भारतीय जनता पार्टी में टिकट डिक्लेयर होने के बाद 48 से 52 सीटों पर चल रहे हैं। यहाँ पे दावेदारी की है, दावेदारी करना पार्टी के समक्ष, ये तो एक इंटरनल मामला है। और अगर कांग्रेस को अगर आप देखें तो हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन जिस तरह का हमने मंजर इस चुनाव में देखा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, ऐसा तो राजस्थान में कभी नहीं हुआ कि अपनी ही पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो प्रत्याशी को दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, क्षेत्र में नहीं घुसने दे रहे। राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये तो पहली बार ही देखने को मिला है। और उसका कारण हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस पार्टी ने, हमने लगातार 5 साल तक जनता की सेवा की, हमने जनता को जो केंद्र की महंगाई है उससे राहत दी, केंद्र ने जो बेरोजगारी का बोझ डाला उससे राहत दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, हाथ पे हाथ धरे रहे नेता, कोई बोला ही नहीं। और वो सांसद जो राजस्थान के लिए कुछ कर नहीं सके, केंद्र सरकार को जाके पीड़ा नहीं बता सके, उन सांसदों को टिकट दोगे तो क्या होगा? वो जनता का विश्वास ही नहीं है उन पर। और सबसे बड़ी बात है, ये प्रदर्शन धरने जो भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं वो ये बताते हैं कि इनके कार्यकर्ताओं को प्रत्याशियों पर विश्वास नहीं है। आप जन समर्थन तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में अगर आपने जिनका जिक्र किया अभी, कांग्रेस में हमारे प्रत्याशी बनने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की है, मजबूत दावेदारी है, जिसको जैसा उचित लगा उसने किया। तो ये पार्टी के अंदर की बात है, अंदर ही हुआ सब, सड़क पे आके लड़ाई नहीं है कि 2 जनों में लड़ाई हुई हो, बगावत हुई हो, पार्टी के खिलाफ, पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ हुई हो, ऐसा नहीं है। और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि लगातार, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी भी यहाँ पर बाल मुकुंद से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सुनाते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने इतना क्षेत्र में, संपूर्ण राजस्थान में जो विकास किया, उसके बाद में विकास की जो धारा थी वो बंद हो गई। अब दोबारा से उसकी शुरुआत करनी है। परकोटा हमारी हार्ट है पूरे राजस्थान की, जिसको पेरिस भी कहा है, अपरा काशी भी कहा है। अपरा काशी का तात्पर्य की प्राचीन वहाँ धर्म स्थल हैं, बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत ऐतिहासिक धरोहर है। सब जीर्ण शीर्ण हो रही है और हिंदू तेज गति से पलायन कर रहा है और ट्रैफिक की अव्यवस्था है। विकास के नाम पे सिर्फ चर्चाएं हुई है, बातें हुई है और घोटाले हुए हैं। और जो घोटाले हैं वो जग जाहिर है, किस प्रकार के घोटाले हुए हैं, किस प्रकार के कांड हुए हैं। हमें परकोटे की 3 सीटों को जिताना है और पूरे राजस्थान में 200 के 200 जगह कमल खिलाना है। सबका साथ, सबका विकास, जो सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उसे पूरा करना है। मैं हमारी राजस्थान की पूरी भाजपा टीम को, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को, अरुण सिंह जी प्रभारी जी को, प्रहलाद जोशी जी को
और सम्मानीय सभी संगठन के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक सनातनी पर उनका विश्वास है और इस विश्वास को आगे लाके क्षेत्र की संपूर्ण विकास के लिए, क्षेत्र के राजस्थान के विकास के लिए हम सब मिलकर 200 सीटों पर काम करेंगे। साधु संतों का राजनीति में उतरना कितना आप ठीक मानते, कितना जायज मानते हैं? क्या वजह है साधु संतों को राजनीति में उतरना पड़ा? नहीं, राजनीति में धर्म हमेशा रहा है, धर्म में राजनीति नहीं रही है। राजा महाराजाओं के जमाने से, भगवान रामचंद्र जी के जमाने से, सनातन धर्म से राजा महाराजाओं के दरबार में एक आसन लगता था ऋषि का, गुरु का, और वह धर्म के अनुरूप न्याय हो उसके लिए वह बैठा करते थे। और राजा भी गलती करे तो दंड देने के अधिकारी धर्माचार्य होते थे। उसी को निर्वाह करते हुए सम्मानीय प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय संत के रूप में काम कर रहे हैं, वो उनका नेतृत्व जो कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व में धर्म पताका फहरा रहे हैं, भारतवर्ष का गुरु पथ पे वापस से उसका मान दिला रहे हैं। उसी काम के लिए हम सब मिलकर, अध्यात्म से जुड़े हो, अन्य किसी क्षेत्र जुड़े हो, सब मिलकर वो काम कर रहे हैं। 90,000 मुस्लिम मतदाता ध्रुवीकरण की वजह से ही आपको टिकट दिया गया? मैं तो आपको एक बता देता हूँ, आज मुस्लिमों का अगर विकास नहीं हुआ ना तो उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस गवर्नमेंट है। उनको फंसाए रखना चाहती है इन्हीं सब मामलों में। ज्यादा ज्यादा क्या करो, मदरसे के लिए भूमि ले लो और ये भूमि ले लो, वो भूमि ले लो। शिक्षा के क्षेत्र में कभी काम किया उनके लिए? नहीं किया। तो ये मान लो कि इन्होंने वोटों की राजनीति की है और इस प्रकार का काम किया। हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। सनातन की बात पहले करेंगे, रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों का मत समर्थन आप हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। सत्यता के साथ सदैव सब साथ हैं और सत्यता की विजय होगी। सरकार तो बहुत सारी गारंटियां दे चुकी है, किस तरह से संभव होगा? देखिए, लोग समझदार हैं। ये फ्री के जो सामान है, नकली जो सामान है, ये नकली सामान लेकर कोई बीमार नहीं होना चाहता। फ्री की गारंटी लेकर कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहता। अगर रोजगार चाहिए तो गारंटी की सरकार तो नरेंद्र मोदी जी की है, वो स्वयं गारंटी है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब तक जो कहा है उन्होंने किया है और वह काम अब होने वाला है। बीजेपी ने जो काम किया आप उन्हें भुना पाएंगे? बीजेपी ने जो काम किया, केंद्र सरकार ने जो काम किया, उनको किस तरह से भुना पाएंगे? केंद्र सरकार के काम जग जाहिर हैं। केंद्र सरकार के बड़े बड़े काम हैं। अभी ताजा ही उदाहरण, भव्य राम मंदिर बन रहा है जो 492 साल से विराम था। कश्मीर में पत्थरबाज बंद हो गए, रोजगार की व्यवस्था हो गई, टूरिज्म आने लगा है। वहां के युवा पढ़ाई की ओर, शिक्षा की ओर, रोजगार की तरफ बढ़ने लगे हैं। कश्मीर में शांति हो गई, आतंकवादियों के पटाखे बंद हो गए, आतंकवादियों की उटपटांग हरकतें बंद हो गई और किसी ने कोई हरकत की है तो उसका जवाब मिलने लगा है। और किस प्रकार तो भी आप सुन रहे थे बालमुकुंद आचार्य को, जो कि अभी कह रहे थे कि जिस हिसाब से उनको टिकट मिला है और जिस हिसाब से अभी काम किया जाएगा आने वाले दिनों में, जो पार्टी ने उन पर भरोसा जताया उस पर वो उतरेंगे। यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।